नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धि स्थान के 10वें चैप्टर की, जो कि है वस्ती सिद्धि अध्याय। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में जो बताया है इसमें है कि जो बस्ती है, जो बस्ती हमने इतने लेक्चर से पढ़ रहे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या श्रेष्ठता है, वो क्यों विरेचन से श्रेष्ठ है, उसके भेद क्या क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बस्ती श्रेष्ठ क्यों है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है बस्ती क्यों श्रेष्ठ है। तो ये जो है बस्ती मतलब कि शीघ्रता से अपन इसको दे सकते हैं, सुखपूर्वक मल का शोधन कर देती है। ठीक है, शीघ्र है और सुखपूर्वक मल का शोधन कर देती है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, शीघ्र अवतर्पण और तर्पण कर देती है। शीघ्र अवतर्पण और तर्पण कर देती है। अवतर्पण कौन सी बस्ती करेगी, नीरु बस्ती जो होगी वो अवतर्पण कर देगी, और जो अनुवासन बस्ती होगी वो तर्पण करेगी, है ना। अनुवासन बस्ती जो कि स्नेह बस्ती होती है वो तर्पण कर देगी। उसके बाद क्या है, ये उपद्रव रहित होने से श्रेष्ठ, ये ना गलती से इसमें प्रिंट हो गया है। ये जो बस्ती होती है ये उपद्रव रहित होती है, दैट इज़ वाई ये श्रेष्ठ होती है। बस्ती होती है वो उपद्रव रहित होती है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या क्या आएंगे, ये शीघ्र होती है, शीघ्र मतलब क्विक एक्शन करती है, बहुत जल्दी जल्दी इसके रिस्पॉन्स मिलते हैं। सुखपूर्वक मल का शोधन करती है, मलों का शोधन सुखपूर्वक करती है, मतलब कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, सुखपूर्वक मलों का शोधन कर देती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, शीघ्र अवतर्पण और तर्पण कर देती है। शीघ्र अवतर्पण और तर्पण कर देती। अवतर्पण कौन सी बस्ती कर देगी, नीरु बस्ती अवतर्पण कर देगी, और तर्पण अनुवासन बस्ती कर देगी। ठीक है, उपद्रव रहित होती है, ये उपद्रव रहित होती है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न नहीं करती पेशेंट में। ठीक है, इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया है जो कि बस्ती कर्म का इम्पोर्टेंस जो बताता है। क्या है ये श्लोक में, उष्णार्तानाम शीतात शीतार्ताना तथा सुखोष्णश्च। इसका मतलब क्या है, ये बस्ती कर्म के लिए आया है ये श्लोक, चरक सिद्धिस्थान 10वें चैप्टर का 10वां श्लोक है ये। इसका मतलब क्या है, यदि कोई जो रोगी है, मान लो वो उष्णता से पीड़ित है, मतलब कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, तो अपन उसको शीत बस्ती देंगे। और अगर वो शीतता से पीड़ित मतलब कि उसकी बॉडी बहुत ठंडी है जो भी है, तो उसको अपन सुख उष्ण बस्ती देंगे, सुख उष्ण बस्ती देंगे। अगर उसकी बॉडी बहुत शीतल है, ठंडी है, तो अपन उसको सुख उष्ण बस्ती देंगे। अगर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा उष्ण है, बहुत ज़्यादा हीट है उसकी शरीर में, तो अपन उसको शीतल बस्ती देंगे। बस यही है, ये बस्ती कर्म में लिखा है। ठीक है, ये किसके संदर्भ में आया है, बस्ती कर्म के संदर्भ में आया है। ठीक है, ये श्लोक आपको याद रखना है। इसके नेक्स्ट में क्या है, बस्ती विरेचन से क्यों श्रेष्ठ है। बस्ती विरेचन से श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। बस्ती क्यों श्रेष्ठ है विरेचन से, देखो मैंने यहाँ पे इमेज बना के रखी है, तो यहाँ पर जो एरो है वो बस्ती की तरफ है। तो बस्ती विरेचन से श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है देखते हैं अपन। निरापर रूप से दोष का हरण करती है, मतलब कि निरापर मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगी, निरापर रूप से दोष का हरण कर लेगी, मतलब वात पित्त कब्ज जो बड़ा हुआ है उसका हरण कर लेगी। ब्रहण तथा अरुचि रहित होने के कारण बस्ती विरेचन से श्रेष्ठ है। जैसे कि ब्रहण कर देगी, ठीक है, ब्रहण तो समझ में आता है अपन को। अरुचि रहित कैसे, मतलब कि जो अपन विरेचन के लिए जो औषध देंगे वो अपन मुख मार्ग से देंगे मान लो, तो उसका टेस्ट तो आएगा ना, तो टेस्ट बहुत गंदी सी औषधियाँ होती है, कुछ कुछ मतलब कटु तीक्ष्ण ऐसी औषधियाँ होती है, तो उसका टेस्ट आएगा, तो वो अरुचि वाली होगी वो औषधियाँ विरेचन की। लेकिन जो बस्ती है वो तो अपन गुदा मार्ग से दे रहे, तो कोई टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए वो होती है अरुचि रहित होती है, मतलब कि इसमें कोई भी अरुचि नहीं आती। ठीक है,
और क्या है इसमें, इसमें कटु तीक्ष्ण उष्ण औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर अपन कटु तीक्ष्ण उष्ण औषधि का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अपन इसको मुंह से तो नहीं दे रहे, मतलब इसमें टेस्ट बड से तो इससे मतलब सेंसेशन नहीं जाएंगे पेशेंट को कि अरुचि वगैरह लगेगी उसको, अपन तो इसको डायरेक्ट गुदा से दे रहे हैं, इसलिए अपन इसमें कटु तीक्ष्ण उष्ण औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं। बस्ती के जो भेद है, जो चरक संहिता है, जो सिद्धिस्थान है, इसमें बस्ती के भेद 3 माने हैं, ये आपको याद रखना है। त्रिविध भेद माने हैं, अनुवासन, नीरु और उत्तर बस्ती। अनुवासन बस्ती, नीरु बस्ती और उत्तर बस्ती। जबकि सुश्रुत जो है, सुश्रुत जी जो है उनने 2 भेद माने हैं, नीरु बस्ती और अनुवासन बस्ती। सुश्रुत ने बस 2 ही भेद माने, नीरु बस्ती और अनुवासन बस्ती, उनने उत्तर बस्ती नहीं माने। लेकिन चरक जी जो है यहाँ पर सिद्धि स्थान में अनुवासन, नीरु और उत्तर बस्ती भी मानी है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है जो कि है बस्ती सिद्धि अध्याय में कुल 37 बस्तियों का वर्णन है। बस्ती सिद्धि अध्याय में यहाँ पर कितने बस्तियों का वर्णन है, 37 बस्तियों का वर्णन है। ठीक है, तो ये फिगर आपको याद रख लेना है, 37, यहाँ पर 37 बस्तियों का वर्णन है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से अपन 11th चैप्टर स्टार्ट करने वाले, 11th अध्याय जो कि है फल मात्रा सिद्धि अध्याय। तो अपन को इस अध्याय में क्या देखना है, फल मात्रा सिद्धि, इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इसमें जो है जानवरों में जो बस्ती देंगे अपन, जानवरों में जो बस्ती देंगे उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। मात्रा इसमें क्या है कि संभाषा हुई है, मतलब कि विभिन्न आचार्यों की संभाषा हुई है कि कितनी मात्रा देनी चाहिए बस्ती की, कितनी मात्रा देनी चाहिए, कितनी फल मात्रा देनी चाहिए बस्ती की। और उसके बाद ये आया कि जानवरों में बस्ती की कितनी मात्रा देनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो निरुक्ति आई है वो चक्रपाणि जी ने दी है, वो क्या है, फलादिनाम तथा गजादि बस्ती मात्रायाश्च प्रतिपादिका सिद्धि फल मात्रा सिद्धि है। ये चक्रपाणि जी ने जो डेफिनेशन दी है, जो निरुक्ति दी है, वो ऐसी है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, इसमें जो 6 योग है वो पर्टिकुलर कौन से रोग में श्रेष्ठता से काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि जो मदन फल है, जो मदन फल है वो सर्व रोग हर होता है, मदन फल सर्व रोग होता है, हर होता है। इसके लिए श्लोक क्या है, मदनम सर्व रोगादि विकार विरोधी तू, मतलब कि सारे रोगों का विरोधी होता है। ठीक है, मदन फल जो है वो सर्व रोग हर होता है। जीमूतक क्या होता है, जीमूतक कुष्ठ रोग हर होता है, जीमूतक कुष्ठ रोग हर होता है। जैसे कि मैंने इसमें ट्रिक्स तो नहीं लिख रही, लेकिन आपको बता सकता हूँ इसमें ट्रिक्स, मतलब जो आप पहले से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि अपन ने जीमू तक को बोला था जिए साथ साथ, अगर वो जी रहा है साथ साथ, तो अगर जिए साथ साथ ऐसी ट्रिक थी इसकी, तो कुष्ठ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है, तो कुष्ठ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के जाता है, तो जीमू तक का क्या हो गया, कुष्ठ रोग। जीमूतक का कुष्ठ रोग, क्योंकि कुष्ठ रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, अगर वो साथ साथ जी रहा है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के वो जो रोग है वो जाएगा, कुष्ठ है जीमूतक का। ठीक है, इच्छवाकु प्रमेह रोग, इच्छवाकु में मैंने आपको कैसे याद करवाया था, वो कोई मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी इच्छाएं थी 4 और 5, तो मैंने 45 आपको इच्छवाकु के योग याद करा दिए थे। तो इच्छवाकु जो है, इच्छवाकु को अपन प्रमेय रोग में कैसे याद कर सकते हैं, जो प्रमेय का रोगी होगा उसको मधुर चीज़ें खाने की इच्छा होगी, जो प्रमेय का रोगी होगा उसको मधुर चीज़ें खाने की इच्छा होगी, तो जो इच्छवाकु है वो प्रमेय रोग हर होता है, इच्छवाकु प्रमेय रोग हर होता है। धामार्गव पांडु रोग हर होता है, धामार्गव पांडु रोग हर होता है। कैसे कर सकते हैं इसको याद, जो पांडु थे, जो 5 पुत्र थे पांडु पुत्र, वो धर्म का पालन करते थे, जो पांडु पुत्र थे वो धर्म का पालन करते थे। वत्सक हृदय रोग, जो बच्चे होते हैं, वत्सक में मैंने आपको बच्चे से याद करवाया था, वत्सक के कितने 18 योग थे, वत्सक को मैंने आपको बच्चे से याद कराया था, और बच्चे हृदय में रहते हैं, बच्चे हृदय में रहते हैं, तो वत्सक हृदय रोग में आता है। कृतवेदन, कृतवेदन को कैसे याद कर सकते हैं, कृतवेदन मतलब वेदन मतलब पंचरिंग होता है,
और उदर रोग में अपन अगर किसी का उदर रोग हुआ है तो अपन उसमें पंचरिंग करके उसका पानी निकाल देंगे। ऐसा कर देंगे अपन, क्या करेंगे, जैसे कि कृत वेदन है, वेदन मतलब क्या होता है, पंचरिंग। पंचरिंग मतलब किसी चीज़ को काटना, काटेंगे काय में अपन, उदर रोग में अपन काट के उसका पानी निकाल देंगे, उदर का पानी निकाल देंगे। ठीक है, तो अपन को ऐसे याद रख लेना है। या फिर एक और तरीका हो सकता है इसका, जैसे कि एक और ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको ये सीक्वेंस में याद है, मदन फल, जीमूतक, इच्छवाकु, धामार्गव, वत्सक और कृतवेदन, अगर आपको ये सीक्वेंस में याद है, मदन फल, जीमूतक, इच्छवाकु, धामार्गव, वत्सक, कृतवेदन, तो एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं आपको, अगर आप नोट कर सकते हो तो कर लीजिए। सनम को प्रेम पत्र है उसका, सनम को प्रेम पत्र है उसका। सनम से क्या आ जाएगा, सर्वरोग हर। को से क्या आ जाएगा, कुष्ठ रोग हर। प्रेम से आ जाएगा प्रमेह। पत्र से आ जाएगा पांडु। है से आ जाएगा हृदय रोग। और उसका से आ जाएगा उदर रोग। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। जो मदन फल है वो सर्व रोग हर है। जीमूतक है, जिए साथ साथ, जिए साथ साथ है, तो एक एक मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिसीज ट्रांसफर होगी, तो वो है कुष्ठ। ठीक है, इच्छवाकु, इच्छवाकु मधुर खाने की इच्छा होगी प्रमेय में। ठीक है, धामार्गव पांडुपुत्र धर्म का पालन करते थे। वत्सक जो हृदय रोग है, मतलब कि बच्चे हृदय में रहते हैं, तो वत्सक का हो गया हृदय रोग। और कृतवेदन, वेदन काय में करेंगे अपन, उदर रोग में वेदन करेंगे। ठीक है, उदर रोग में अपन वेदन कर देंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जो पशु है, पशुओं में जो बस्ती की पुट की मात्रा दे, बस्ती पुट कैसे बनाना है, इसकी मात्रा कितनी देनी है, ये सब इनका वर्णन भी इसके बाद में चैप्टर में किया है। तो देखते हैं दोस्तों, पशुओं में कितनी किसकी किसकी बस्ती बनानी है। जैसे हाथी और ऊँट है। हाथी और ऊँट बड़े जानवर है, हाथी बड़ा होता है, ऊँट भी बड़ा होता है, तो उसमें थोड़े छोटे जानवर की बनाएंगे बस्ती पुट। तो उसमें अपन बस्ती पुट बनाएंगे भेड़ बकरी की बस्ती का, भेड़ बकरी की बस्ती का अपन उसमें बस्ती पुट बनाएंगे। ठीक है, गाय और घोड़ा, गाय और घोड़े में काय का बनाएंगे, भैंस की बस्ती का बनाएंगे। गाय और घोड़ा में भैंस की बस्ती का बस्ती पुट बनाएंगे। भैंस और बकरी में, भैंस और नहीं, भेड़ और बकरी में अपन बूढ़े बैल की बस्ती बनाएंगे। ठीक है, भेड़ और बकरी में बूढ़े बैल की बस्ती बनाएंगे। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। हाथी और ऊँट बड़े जानवर है, तो उसमें अपन भेड़ और बकरी का बना लेंगे बस्ती पुट। ठीक है, गाय और घोड़ा, गाय और घोड़े में अपन काय का बनाएंगे, भैंस की बस्ती का बनाएंगे। ठीक है, और भैंस और बकरी के में, भैंस और बकरी में अपन बूढ़े बैल की बस्ती बना देंगे। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। ये आपको याद रखना है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके मैं पढ़ाऊँगा। जो पशु है, मतलब कि जैसे कि हाथी हो गया, हाथी में अपन को जो बस्ती नेत्र यूज़ करना है, वो कितना यूज़ करना है, उसमें उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें स्नेह बस्ती की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और मैं करा दूंगा आपको याद। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर जो स्नेह बस्ती मात्रा है वो लिख नहीं पाया हूँ मैं, तो मैं आपको ऐसे ही रिपीट कर दूंगा यहाँ से। तो जैसे कि देखो, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं बस्ती नेत्र प्रमाण को अपन को कैसे याद रखना है। तो जैसे कि हाथी हो गया, हाथी में कितना दिया है बस्ती नेत्र प्रमाण, 22 अंगुल दिया है। 22 अंगुल कितना होता है, एक अरत्नी, एक अरत्नी होता है। तो अपन इसको कैसे याद रख सकते हैं कि हाथी पे तो राजा ही बैठते थे ना, मतलब कि जो राजा महाराजा होते थे वो हाथी पर बैठते थे। तो हाथी में जो राजा जो बैठा है उसके हाथ में रत्न की अंगूठी है। ठीक है, राजा ने राजा लोग तो पहन कर ही रखते थे रत्न की अंगूठी। तो जो हाथी है उसके ऊपर, उस पे जो राजा बैठा है उसके पास एक अरत्नी है, रत्नी है। ठीक है, इससे आपको 22 अंगुल या फिर एक अरत्नी याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऊँट। ऊँट क्या है, ऊँट की हाइट लंबी होती है, ऊँट की हाइट लंबी होती है, और 18 साल में
जो इंसान होता है उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाती है 18 साल में। जो इंसान होता है, जो बच्चा होता है, उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाती है। तो ऊँट को आपको हाइट से याद रखना है कि 18 साल में जो बालक है उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाती है। गाय और घोड़े को कैसे याद रख सकते हैं? गाय और घोड़े को रोटी वगैरह खिलाना अपने 16 संस्कार में आता है। गाय और घोड़े को रोटी खिलाना अपने 16 संस्कार में आता है, तो ये हो जाएगा 16 संस्कार, 16 अंगुल। ठीक है, गाय और घोड़े में 16 अंगुल आ जाएगा। भेड़ बकरी 10 अंगुल, मतलब कि भेड़ और बकरी में कितना है? 10 अंगुल। इसको कैसे याद रख सकते हैं? बकरी क्या है? अजा। अजा जिसको बोलते हैं, अजा रसायन बोल सकते हो आप। अजा रसायन है, रसायन श्रेष्ठ चीज होती है, तो उसको अपन 10 में से 10 नंबर दे देंगे। बकरी क्या है? रसायन है। बकरी वो राजश्मा में अपन यूज करते हैं ना, अजा रसायन करके। अजा रसायन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसको कि ये एक रसायन है, तो इसको अपन 10 में से 10 नंबर देंगे, तो इसमें आ जाएगी 10 अंगुल। तो एक बार और बता देता हूँ, हाथी में अपन एक अरत्नी, राजा के हाथ में अंगूठी है अरत्नी, ठीक है, जो हाथी पे बैठा हुआ है, तो 22 अंगुल एक अरत्नी हो गया। ऊँट लंबा है, इंसान की, बच्चे की लंबाई सबसे मैक्सिमम कब होती है? 18 साल में। ठीक है, गाय और घोड़े को रोटी खिलाना 16 संस्कार में आता है, तो 16 अंगुल हो गया। और बकरी जो अजा है, अजा रसायन, उसको अपन 10 में से 10 नंबर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन को नीरू बस्ती की मात्रा याद करनी है। तो नीरू बस्ती की मात्रा याद करने के लिए क्या है, जैसे कि एक हाथी है, जो जो फर्स्ट है और सेकंड देख सकते हो आप, हाथी और ऊँट में आड़क मिलती है मात्रा। आड़क मतलब अपन इसको याद कर लेते हैं, आड़क मतलब आड़य। आड़य आपने पढ़ा होगा, जो धनवान होता है, आड़क। ठीक है, तो मैं आपको इससे ऐसे याद करवाना चाहता हूँ कि आड़क जो है वो धनवान है। ठीक है, तो धनवान लोग काय पे बैठेंगे? हाथी और ऊँट पे, क्योंकि जो टूरिस्ट वगैरह जो लोग जाते हैं वो काय पे बैठते हैं? हाथी और ऊँट की सवारी करते हैं वो लोग, तो वो लोग धनवान होते हैं। बाकी जो गाँव वाँव में रहते हो, भेड़ बकरियाँ ये सब पालते रहते हैं। ठीक है, जो और धनवान लोग हैं, आड़क से आपको ये याद रखना है। ठीक है, और हाथी पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग बैठ सकते हैं हाथी पे, तो हाथी के लिए 4 आड़क नीरू बस्ती की मात्रा है। हाथी पे मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं, और ऊँट ऐसा आड़ा टेढ़ा होता है, उसके ऊपर 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो ऊँट पे ही, ऊँट की जो नीरू बस्ती की मात्रा है वो 2 आड़क है, 2 आड़क है। ठीक है, इसके बाद गाय और घोड़े की, गाय और घोड़े की 2-3 प्रस्थ है, और भेड़ बकरी की 1 प्रस्थ है। गाय और घोड़ा बड़ा जानवर है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा देंगे अपन, 2-3 प्रस्थ, और बकरी छोटी सी है तो उसमें 1 प्रस्थ दे दी अपन ने। ठीक है, इसके बाद स्नेह बस्ती की मात्रा कितनी देनी है अपन को? स्नेह बस्ती 1/8 देंगे नीरू बस्ती के। स्नेह बस्ती यहाँ पर 1/8 देंगे। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो यहाँ पर मात्रा दे रहे हैं अपन, 1/8 दे रहे हैं नीरू बस्ती के। ठीक है, तो हाथी में अपन 2 प्रस्थ देंगे, ऊँट में 1 प्रस्थ देंगे मात्रा। ठीक है, गाय और घोड़े में 4 प्रस्थ देंगे, 4 पल देंगे, सॉरी, गाय और घोड़े में 4 पल मात्रा देंगे, और भेड़ और बकरी में 2 पल मात्रा देंगे। भेड़ और बकरी में 2 पल मात्रा देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, जो नीरू बस्ती की मात्रा थी यहाँ पर हाथी में, हाथी में कितनी है नीरू बस्ती की मात्रा? 4 आड़क। हाथी में 4 आड़क मतलब 4 लोग, 4 धनवान लोग बैठ सकते हैं हाथी पे। ऊँट पे 2 धनवान लोग बैठ सकते हैं, 2 आड़क है यहाँ पे मात्रा। हाथी और घोड़े पे 2-3 2-3 गरीब लोग मान लो बैठे। ठीक है, और भेड़ और बकरी पे 1 प्रस्थ। ठीक है, और नीरू बस्ती मतलब कि जो स्नेह बस्ती की मात्रा कितनी है? 2 प्रस्थ हाथी पे, हाथी की 2 प्रस्थ है, ऊँट की 1 प्रस्थ है, गाय घोड़े की 4 पल है, और भेड़ और बकरी की 2 पल है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पशुओं में वस्ती नेत्र को 1/4 भाग को गुदा में प्रविष्ट करना चाहिए। मैक्सिमम अपन को 1/4 भाग को ही गुदा में प्रविष्ट करना है पशुओं में। ठीक है, इसके बाद क्या है, वहाँ पे अपन ने मनुष्य में देखा था, उसमें भी मैक्सिमम 1/4 भाग ही, मतलब कि जो कर्णिका लगी थी वो 1/4 पे ही लगी थी, जो फर्स्ट वाली जो कर्णिका लगी थी वो 1/4 पे ही लगी थी। ठीक है, तो इसमें भी मैक्सिमम 1/4 ही गुदा में अपन को प्रविष्ट करवाना है। ठीक है,
सदा आतुर के लक्षण बताए यहाँ पे। सदा जो हमेशा बीमार रहता है, क्यों क्यों सदा आतुर रहेगा वो? तो देखते हैं, जो वेद पाठी रहता है, मतलब कि जो वेद वगैरह का अभ्यास करता है कंटिन्यू, राजसेवक, वैश्या, व्यापारी, ये लोग जो है ये सदा आतुर रहते हैं। ऐसा क्यों? वेद पाठी है, मतलब वो कंटिन्यू एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है और कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, वेगों का धारण कर रहा है। अगर वो मेनली वेगों का ही धारण कर रहा है तो उसके अंदर वैसे ही वात की वृद्धि हो जाएगी और उसे बहुत सारी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो वेद पार्टी होता है वो सदा आतुर होता है, ठीक है। राजसेवक, राजसेवक मतलब उसको हमेशा राजा की सेवा करनी है। जैसे राजा ने ऐसी ताली बजा दी, भाई आ जाओ, तो उसको तुरंत प्रेजेंट होना है वहाँ पे। तो वो थका हुआ रहेगा, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं ना, तो राज सेवक जो है वो भी सदा आतुर रहेगा। वैश्या और व्यापारी, व्यापारी भी मतलब कि वो भी कंटिन्यू एक जगह पे गल्ले पे बैठा रहता है, तो उस वो भी वेगों का धारण करेगा। तो जो ये चारों जो लोग हैं वो वेगों का धारण करेंगे, इसीलिए ये सदा आतुर है, ठीक है। ये सदा आतुर का वर्णन जो किया है 11th चैप्टर में किया है सिद्धिस्थान के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सदा आतुर जो है वो 11th चैप्टर में बताया है, जो कि है वेद पाठी, राजसेवक, वैश्या और व्यापारी। तो इनकी चिकित्सा आपको कैसे करनी है? इनकी चिकित्सा में आपको पुनर्नवादी बस्ती, नीरू बस्ती देनी है, ठीक है। पुनर्नवादी से आपको बस्ती देनी है और निकुंभ तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। पुनर्नवादी से स्नेहपान कराना है इसको, पुनर्नवादी से स्नेहपान कराना है और निकुंभ तेल की अनुवासन बस्ती देनी है, निकुंभ तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th चैप्टर, जो कि है सिद्धिस्थान का लास्ट चैप्टर। तो इसमें अपन को क्या देखना है, जैसे कि उत्तर बस्ती का वर्णन आया है यहाँ पे। तो आपको ऐसे याद रखना है इसको कि लास्ट है ये चैप्टर और यहाँ पर उत्तर बस्ती का वर्णन आया है, तो आखिरी में सब चीज़ों का उत्तर मिल ही जाता है। लास्ट फाइनली जो सिचुएशन होती है इसमें सबका आंसर मिल ही जाता है, आंसर मतलब उत्तर मिल ही जाता है। तो जो लास्ट चैप्टर है यहाँ पर उत्तर सिद्धि मतलब कि उत्तर बस्ती का वर्णन है, ठीक है। तो उत्तर बस्ती को देखते हैं दोस्तों, क्या है उत्तर बस्ती में। इसमें सबसे पहले जो आया है वो आया है अष्ट महादोषकर भाव, मतलब कि अष्ट महादोषकर भाव। तो ये भाव कौन कौन से हैं? उच्च भाष्य मतलब कि ऊंचा बोलना, ऊंचा बोलने से क्या होगा? ऊर्ध्व रोग, ऊर्ध्व रोग, ऊर्ध्व भाग के रोग होंगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत तेज बोलोगे तो ऊर्ध्व भाग के रोग होंगे। रथ स्त्रोप मतलब रथ का स्त्रोप, रथ में स्त्रोप, तो रथ का अगर स्त्रोप करोगे तो आपके सर्व शरीर रोग होंगे, सर्व शरीर पूरे शरीर में रोग होंगे, ठीक है, सर्व शरीर रोग। अतिक्रमण, अतिक्रमण अतिचंक्रमण में क्या होगा? अधर शरीर के रोग होंगे, ठीक है, अतिचंक्रमण में अधर शरीर के रोग होंगे। एक आसने, एक आसने से मध्य शरीर मतलब कि एक जगह पे बैठे रहो आप तो आपको मध्य शरीर के रोग होंगे। अजीर्ण में भोजन, अजीर्ण में भोजन करने से आपको आमज रोग होंगे, अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो आपको आमज रोग होंगे, ठीक है। अहितकर भोजन करोगे, अहितकर भोजन से वात आदि दोष जो है, वात आदि दोषों का प्रकोप होगा, ठीक है। फिर दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न से तो अपन को पता ही है कफ रोग का प्रकोप हो जाता है, कफ का प्रकोप हो जाता है तो कफ रोग होंगे। मैथुन करने से क्षयज रोग होंगे, वात की वृद्धि होगी, क्षयज रोग होंगे, ठीक है दोस्तों। इतना अपन ने देख लिया। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, क्या है इसके बाद आता है यापनावस्थी। यापनावस्थी, इसमें क्या लिखा है? यापनाश्च बस्त्याः सर्वकालम देयाः, मतलब कि इसको सर्वकालम देहा,
ये आपको याद रखना है। देखो मैंने आपको पीछे मतलब कि पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, इसके जो पहले हुआ था, सर्वकालम निरत्या जो है वो मात्रावस्ती के लिए टर्म यूज़ किया है। सर्वकालम निरत्या मात्रावस्ती के लिए टर्म यूज़ किया है, जबकि सर्वकालम देयः यापनावस्ती, सर्वकालम देयः यापनावस्ती के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। सर्वकालम देयः यापनावस्ती, सर्वकालम निरत्या मात्रावस्ती। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सर्वकालम देयम याद रखना है यापनावस्ती को। ठीक है, सभी काल सभी ऋतु में देने वाली वस्ती है। ठीक है, सर्वकालम देय। ठीक है, अपन इसको कभी भी दे सकते हैं, सारी ऋतुओं में, सारे काल में, इसलिए ये यापना बस्ती है। कुल बस्तियाँ इसमें कितनी है? 216 बस्तियाँ हैं। कुल बस्तियाँ कितनी है? 216। यापना बस्ती में अगर आपने मधु मिला दिया तो पुरुष हेतु अधिक वृक्ष हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब आप उसमें मधु या फिर शहद मिला दो। तो यापना बस्ती में अगर आपने मधु मिला दिया तो पुरुष के लिए बहुत ज़्यादा हितकर हो जाती है। ठीक है, यापना बस्ती में अपत्य, अपत्य क्या है? मतलब कि किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सा आहार कौन सा विहार का सेवन नहीं करना है आपको। अपत्य क्या है इसमें? व्यायाम, मैथुन, मदपान, मधु, शिशिरंबु, रक्ष, मतलब कि रथ में स्त्रोभ होगा, ये रथ स्त्रोभ, यात्रा, ये सब आपको निषेध बताया इसमें। यापना बस्ती में अपत्य क्या है? व्यायाम, मैथुन, मद्यपान, मधु, शिशिराम्बु, रथ स्त्रोभ और यात्रा, ये निषेध है इसमें। ठीक है, अपत्य है। इसके बाद क्या है? यापना बस्ती। यापना बस्ती में क्या क्या बताया इसमें? व्यापना बस्ती के व्यापक बताया इसमें। व्यापना बस्ती के व्यापक मतलब कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आपने फिर भी ये जो अपत्य है इसका सेवन कर लिया, अगर आपने व्यायाम कर लिया, थोड़ा बहुत मैथुन वगैरह, मदपान, ये सब कर लिया, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर अच्छे से जो बस्ती होनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, वो अच्छे से नहीं हुई है, बहुत सारे उसके भी दोष आ गए हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? इसमें शोफ हो सकता है, अग्निनाश हो सकती है, पांडुत्व आ सकता है, शूलार्श हो सकता है, परिकर्तिका हो सकती है, ज्वर हो सकता है, अतिसार हो सकता है, शोफ, ओडिमा हो सकता है, अग्निमांद मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है, पांडुत्व, एनीमिया हो सकता है, शूलार्श हो सकता है, परिकर्तिका कैंची काटने जैसी पीड़ा हो सकती है गुदा में, और ज्वर और अतिसार, फीवर भी आ सकता है, या फिर दस्त भी लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी चिकित्सा, अगर ये व्यापद उत्पन्न हो गए हैं तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसकी चिकित्सा में आते हैं। इसकी चिकित्सा में दीपनीय क्रिया, अग्निदीपन चिकित्सा करेंगे, अग्निदीपन चिकित्सा करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन? अरिष्ट और चीर, सीधु आदि का पान करेंगे। अरिष्ट, क्षीर, सीधु आदि का पान करेंगे। सबसे पहले आपने इसकी दीपन क्रिया कर दी, क्योंकि यहाँ पे अग्निनाश वगैरह हो रहा था, पांडु में भी अग्निनाश होता है, ज्वर में तो रहता ही है, स्रोतसों में अवरोध, तो दीपन चिकित्सा कर दी, अग्निदीपन कर दिया, उसके बाद में अरिष्ट, क्षीर, सीधु आदि का अपन पान करा देंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद जो है ये जो सिद्धि स्थान है इसकी निरुक्ति बताई है, मतलब कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि अपन ने जितना पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया अभी तक के, लेकिन सिद्धि स्थान जो है इसको किसने लिखा है, इसके प्रति संस्कार किसने किया है, तो देखते हैं। इसका जो प्रति संस्कार किया है वो द्रंडबल ने, मतलब कि द्रंडबल ने इसको पूरित किया है। ये इसमें जो बताया है, जो द्रंडबल है वो पंदनपुर में हुए थे, मतलब पंदनपुर में उत्पन्न हुए थे 14वीं शती में। ठीक है, पंदनपुर मतलब पंजाब बोल सकते हैं आप, पंदनपुर में उत्पन्न हुए थे 14वीं शताब्दी में। ठीक है, द्रंडबल ने चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय बताए। जो चिकित्सा स्थान है उसको भी, मतलब कि जो लास्ट के जो 17 चैप्टर है वो द्रंडबल ने लिखे हैं। कल्प सिद्धि स्थान के 12 अध्याय भी द्रंडबल ने ही लिखे हैं। तो कुल उनने 41 अध्याय लिखे हैं। जो चरक उत्तरार्थ है
उसमें 41 अध्याय जो लिखे हैं वो द्रण्यबल द्वारा पूरित है। चरक में श्लोक कितने आए हैं टोटल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चरक में टोटल 12,000 श्लोक है। चरक में टोटल 12,000 श्लोक है, ये संख्या याद रखनी। देखो इसमें लिखा है यस्य द्वादश शशास्त्री, ठीक है, तदि तिष्ठति संहिता, मतलब कि यहाँ पर टोटल 12,000 श्लोक आए हैं।